नहीं उठाई ना, तो आने वाले समय में आपकी आवाज उठने से पहले ही दबा दी जाएंगी। अभी तो नेताओं के ऊपर ये डंडा चल रहा है, जब बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को नहीं छोड़ा जा रहा है तो आम जनता की औकात क्या है? क्या पता मैं कल मिलूं या ना मिलूं, यहां पर मुझे पता चले जेल में डाल दिया गया, भले ही मुझे जेल में डाल दिया जाए या कहीं पे भी डाल दिया जाए, लेकिन मैं भारतवासी और सच्चा हिंदुस्तानी हूं और मेरी आत्मा ये नहीं मानती, इस टाइप के कृत्य देखते हुए मेरी आत्मा बिल्कुल ये सहन करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे कुछ भी हो। मेरा भारत महान है, मैं महान भारत के रूप में अपने भारत को देखना चाहता हूं, बिल्कुल आने वाले समय में तानाशाही भारत के रूप में बिल्कुल भारत को नहीं देखना। नमस्कार दोस्तों, जब मैं अपनी बंद आंखों से विकसित भारत 2047 और विश्व गुरु भारत के रूप में कल्पना करता हूं तो मेरा मन अत्यंत प्रफुल्लित होता है और आत्मा में अपार शांति का अनुभव होता है। लेकिन जैसे ही मैं अपनी बंद आंखों को खोलता हूं और वर्तमान भारत के हालातों को देखता हूं तो मेरा मन अत्यंत दुखित होता है और आत्मा में अपार ठेस पहुंचती है और मेरी पीड़ा चरम पर पहुंचने लग जाती है। भाई मेरा मन विभिन्न आशंकाओं के साथ ग्रसित होने लगता है और मेरे मन में उन तानाशाहों की याद आती है जो वर्तमान में भारत में दिखाई दे रही है। वर्तमान में तानाशाही बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जिस प्रकार प्राचीन काल में आपने देखा होगा, जर्मनी के शासक हिटलर के बारे में जाना होगा, या फिर वर्तमान में किम जोंग उन जो उत्तर कोरिया का शासक या तानाशाह है, उसके बारे में भी आपने देखा होगा। साथ में आपने वहां के देशों के बारे में जाना होगा, वहां पर जो बातें होती हैं वो नौकरी, जीडीपी, विकास या स्वास्थ्य को लेकर नहीं होती, रोजगार को लेकर नहीं होती। वहां पर बातें होती हैं कि हमने कौन सी मिसाइल बना ली, अभी हमने परमाणु बम बना लिया है तो हम हाइड्रोजन बम क्यों नहीं बना लेते, हमने ये मिसाइल का आविष्कार कर लिया, हमने ये बंदूक बना ली या ये तोप बना ली। इन सारी बातों को लेकर बातें होती हैं और लोगों को भड़काया जाता है। अगर कोई हमारे देश के बारे में कुछ बोले तो आक्रमण कर दो, आतंकवादी बन दो, इस टाइप के। लेकिन इसी कल्पना को अगर मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में लेकर सोचता हूं, अगर इसी तानाशाही को भारत के परिप्रेक्ष्य में लेकर सोचता तो मेरा मन और ज्यादा दुखित होता है। जहां भारत में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, जीडीपी को लेकर बात होना चाहिए, भाई अगर तानाशाही प्रवृत्ति अगर भारत जैसे देश में आ जाती है तो क्या हम मिसाइलों की बात करेंगे, क्या हम आने वाले समय में आतंकवादी बनेंगे या फिर एक दूसरे के प्रति नफरत का भाव पैदा करने वाले बनेंगे? मुझे समझ में नहीं आता कि मैं अपार पीड़ा को कैसे सहूं या किसके सामने व्यक्त करूं, क्योंकि अगर तानाशाही ऐसी होती है, क्योंकि मुझे पता नहीं तानाशाही कैसी होती है, इन तानाशाहों के बारे में पढ़ा है तो मुझे तानाशाही समझ में आई। और मैंने जिन पुस्तकों, किताबों, पाठ्य पुस्तकों या न्यूज़पेपरों, मैगजीन में जितना भी पढ़ा है या स्कूलों में समझा है, मैंने जो कुछ समझा है उस समझ के आधार पर अगर तानाशाही ऐसी होती है तो बिल्कुल आने वाले समय में भारत में भी आपको देखने को मिलेगी। अगर तानाशाही ऐसी नहीं होती है तो ये किताबें गलत हैं या फिर ये सोर्स गलत है, तो फिर मैं भी गलत हो सकता हूं। तो देखते हैं जिस प्रकार तानाशाही दिख रही है, आप हिटलर को ले लो, जर्मनी का हाल देख लेना, और उत्तर कोरिया के तानाशाह को ले लो, उत्तर कोरिया का हाल देख लेना। लेकिन मेरे प्यारे देश भारत के बारे में अगर जानोगे तो मेरा मन दुखित होता है कि अगर ऐसी तानाशाही मेरे देश में आ गई तो क्या होगा मेरे देश का, क्या विश्व गुरु बनेगा या नहीं बनेगा? तो इसके पीछे मेरे वाक्यों के पीछे या मेरे शब्दों के पीछे पर्याप्त मात्रा में मेरे पास तर्क है। मैं कोई बेतर्क की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको तर्क देता हूं कि कैसे तानाशाही भारत में पनपती हुई दिखाई दे रही है। देखो, अभी हाल ही की बात है कि विपक्ष को खत्म कर दो, सिर्फ मैं ही खड़ा होऊंगा, मैं ही लड़ूंगा और मैं ही जीतूंगा, इस पॉलिसी पर वर्तमान सरकार चलती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, अभी आपको पता है कि जो विपक्ष के नेता हैं उनके अकाउंटों को सील कर दिया। उनके मतलब वो ना तो पैसा निकाल सकते हैं, ना अपने चुनावी प्रचार में पैसा खर्च कर सकते हैं। अगर सामने वाली पार्टी जर्जर हो जाएगी, अपंग हो जाएगी, अगर आर्थिक रूप से ही कमजोर हो जाएगी तो वो चुनाव कैसे लड़ेगी? इसका मतलब तो सीधा सट हुआ कि मैं तानाशाह हूं, मैं ही लड़ूंगा और मैं ही जीतूंगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये देखो आप, ये वो देख सकते हो। इसके अलावा ठीक है, आप बात करते हो तानाशाही की, ये देखो आप बीजेपी वाली बात करते हो, तानाशाही की बात करते हो, ये सारी बातें करते हो, ये देख सकते हो आप, है ना। लेकिन बात सामने ये आती है कि जब एक तरफ आप चंदे की बात करते हो तो दूसरी तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड की बात क्यों नहीं करते? इलेक्टोरल बॉन्ड की भी कायदे से बात करना चाहिए। ठीक है, विपक्षी पार्टी ने चंदा लिया, छोटी मोटी गलती हो गई, उनको आप
उनके ऊपर आप टैक्स बढ़ाकर 115 करोड़ कर रहे हो, जहां 14 लाख का टैक्स होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने नियम कानूनों का उल्लंघन किया, हमें समझ में आता है। उनसे नियम कानूनों के तहत आप वसूली करो, बिल्कुल समझ में आता है। लेकिन समानता का अधिकार है भारत में, तो आर्टिकल 14 यही कहता है कि आप अगर उनके ऊपर सभी ये आरोप लगा रहे हैं और उनको नियम कानून के दायरे में ला रहे हो, तो अपनी पार्टी के लोगों को भी नियम कानून के दायरे में लाओ। जहां सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक ठहरा दिया और सबसे ज्यादा चंदा आप देख सकते हो किस पार्टी को मिला है। अगर आपके पास इतना सारा चंदा मिला है, फंड के रूप में कोई पैसा मिला है, तो ये क्या है? ये भ्रष्टाचार नहीं है? इसकी जांच कौन करेगा? इससे लिहाज से तो आपकी पार्टी के खातों को भी सीज कर देना चाहिए, लेकिन करने वाला कौन? यहां पर करने वाला कौन? आपकी पार्टी के खातों को सीज कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। कानून तो आप पे भी लागू होना चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं? सिर्फ हम बोलकर निकल लेंगे, किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भारत की जनता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला इन बातों का। आगे देखो, एक तरफ ईडी जो बेदाग मुख्यमंत्री है, जिन्होंने खुद भ्रष्टाचार को खत्म कर अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद दिल्ली में सरकार स्थापित की हो और दिल्ली की जनता ने लगातार उन्हें बहुमत दिया हो। जब पूरे भारत में आपका साम्राज्य हो, तब दिल्ली जैसी जगह में कोई इंसान अगर सत्ता को काबिज रख रहा है, इसका मतलब वो वैसे ही बेगुनाह है। और वो अगर उसने गलती की है तो बिल्कुल सजा दो, लेकिन इन्हें सजा देने के साथ साथ फिर मतलब इन्हें सजा देने के साथ साथ आप फिर इन लोगों को क्यों छोड़ रहे हो? शुभेंदु अधिकारी हो या अजित पवार हो या जितेंद्र यादव हो, जो कोई भी हो, इनके ऊपर पहले ईडी ने समन जारी किया था और इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। लेकिन जब से इनने आपकी पार्टी ज्वाइन की है, तब से तो इन पर कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। ये किसी जेल की चक्की नहीं पीस रहे, या किसी जेल का आटा नहीं खा रहा है, या किसी जेल की रोटी नहीं तोड़ रहे हैं। ऐसा क्या हुआ? आपकी पार्टी में आने के बाद इनके सारे आरोप निराधार हो गए, और जो आपके खिलाफ खड़े हो रहे हैं उनके ऊपर तो आपके बहुत सारे आरोप हैं। उनको तो आप सीधा जेल भेज रहे हैं, चाहे वो आरोप सही हो या गलत हो, लेकिन फिर इनको भी जेल भेजो, इन नेता को भी जेल भेजो, तभी तो हमें पता चलेगा कि इस देश में समानता का अधिकार है। लेकिन हम तो तानाशाही समझेंगे हैं? आप इन्हें ठीक है, लेकिन लद्दाख के बारे में थोड़ी बात कर लो, जहां पर 30,000 लोगों ने लद्दाख की मांगों को लेकर कि वहां पर संरक्षण मिले, हमें भी किसके भरोसे छोड़ दिया, उसको लेकर रोड प्रदर्शन किया। और सोनम वांगचुक जैसे महान साइंटिस्ट वहां पर अनशन पर बैठे हैं, जो गांधीवादी चरणों पर चल रहे हैं, गांधीवादी जी का अनुसरण कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गांधी जी का अनुसरण कर रहे हैं। तो ऐसे लोग वहां पर अनशन पर बैठे, उनकी बात तो आप नहीं सुन रहे। क्यों? उनकी बात क्यों नहीं सुन रहे? उनकी बात 2 मिनट अगर सुन लोगे तो क्या जाएगा? एक तरफ लद्दाख में मांगे उठ रही है, दूसरी तरफ मणिपुर जल रहा है, उसके बारे में कोई बात नहीं है। क्यों नहीं है सर? ये बता दो। सीए लागू कर दिया, चुनाव, चलो सीए लागू करना बहुत अच्छी बात थी, लेकिन आपने चुनाव से पहले सीए लागू करके ये साबित कर दिया कि आप ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं इस देश में। क्योंकि ध्रुवीकरण की राजनीति ऐसी होगी कि सीए में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि मुसलमानों को भारतीय नागरिकता नहीं प्रदान की जाएगी, जो गैर मुस्लिम है उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। इसका मतलब सीधा सट ये होता है कि आप सिर्फ हिंदुओं को नागरिकता देना चाहते हैं, मुस्लिमों को नागरिकता नहीं देना चाहते। सीधा मतलब है आप ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं और हिंदुओं को टारगेट कर और मुसलमानों को भड़का कर सीधी सट बात है, आप हिंदुओं का वोट बैंक बनाना चाहते हैं और हिंदुओं को टारगेट कर आप उनसे वोट लेना चाहते हैं। इसका मतलब तो यही निकलता है। आप चुनाव के बाद भी तो ये सारे काम कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसान मर रहा है, किसान आत्महत्याएं चल रही है, उसका कोई लेना देना नहीं। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, किसान मर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसानों की मांग ही सुन लो यार। जो किसान इस देश का अन्नदाता है, वो सड़कों पर बैठा है, अपनी मांगों को लेकर बैठा है, उसकी बातें नहीं सुन रहे आप। कुछ तो सुन लो यार। क्या जा रहा है? पेपर लीक लगातार हो रहे हैं आपकी सरकार में। कुछ तो नियम कानून लाओ कि होने दो पेपर, 15 लाख दो और नौकरी पाओ। ऐसा है क्या? फिर पढ़ने वालों का क्या होगा? बेरोजगार युवाओं का क्या होगा? कुछ तो करो यार। ये देखो, जीडीपी जहां नीचे जा रही है, महंगाई एक तरफ ऊपर जा रही है। ये आपकी सरकार की हालत है। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सब डाटे बोल रहे हैं। ये देखो, आप सनक भरे फैसले लेते हो। आप कभी कृषि कानून को लागू कर देते हो, फिर आपको पता चलता है ये तो गलत हो गया मित्रों, फिर वापस लेते हो। वहीं आप नोटबंदी जैसे खतरनाक कदम लेते हो और फिर उसकी तो आप कहीं जिक्र भी नहीं करते। क्यों नहीं करते सर? आपकी उपलब्धियों में गिनाओ ना नोटबंदी को, क्यों नहीं गिनाते? ये तो बहुत बड़ा फैसला था। क्या दिक्कत है आपको? फिर
ये देखो, लोगों को गुमराह करने वाले भी वादे कर देते हो कि 2 करोड़ नौकरी देंगे। मित्रों, कहां गई नौकरी? देश का युवा धरने पर बैठा है, पेपर लीक की बातों को लेकर बैठा है, क्या नौकरी मिल गई उसे? 2 करोड़ की बात करो, या फिर आप बात करो 15 लाख की। 15 लाख आएंगे मित्रों आपके खातों में, आ गए 15 लाख, मिल गए हो तो बताना एक आध। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार ने अच्छे काम नहीं किए। हम आप पर सिर्फ आपकी आलोचना नहीं कर रहे, आपको बता रहे हैं सर ये आपके काम है, आपके अच्छे काम भी पता है हमें। आर्टिकल 370 गर्व की बात है, राम मंदिर का बनना गर्व की बात है, 3 तलाक का आपका फैसला वो भी गर्व की बात है, यूपीआई जैसे फैसले वो भी भारत के लिए गर्व की बात है। लेकिन इतनी सारी गलती, समुद्र जैसी गलतियों के ऊपर आप चुल्लू भर पानी जैसे छोटे से फैसले आप लाद नहीं सकते भारतीयों पर। आप ये नहीं कह सकते कि हमने तो ये काम किया लेकिन कमियां ज्यादा हैं सर, अच्छाइयां तो बहुत कम है। आपके इतना बड़ा कार्यकाल हुआ, उसमें आपने ये किया, ये तो गलत है सर। मतलब क्या चल रहा है? क्या आपको लग रहा होगा कि मैं मोदी जी, सॉरी, वर्तमान सरकार को टारगेट कर रहा हूं? ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। मेरी आत्मा हाथ हो रही है तो मैं किससे जाकर सवाल करूं, किससे जाकर कहूं कि ये आपके फैसले हैं और आपकी सरकार है, तो मैं उसी से बोलूंगा ना, इनसे तो नहीं बोलूंगा बेचारों से, क्योंकि इनकी तो कोई लेना देना नहीं। इनके तो किसी के खाते सील हो रहे हैं, किसी को जेल में डाल दिया गया है, तो इनसे जाके तो नहीं बोलूंगा अभी। अगर ये सत्ता में आएंगे तो मैं फिर इनसे क्वेश्चन करूंगा कि सर अगर आपके फैसले गलत हुए तो मैं बिल्कुल उठा के लाऊंगा, और अच्छे फैसले हुए तो तारीफें करेंगे, जैसे आर्टिकल 370 की कर रहे हैं, 3 तलाक की कर रहे हैं। तो फिलहाल तो आपसे क्वेश्चन किया जाएगा सर, ये देश की जनता चाह रही है। क्योंकि आपको मैं बता दूं, ये सरकार कोई भी पार्टी हो, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, भारत किसी पार्टी का नहीं है। इनका बस चले तो भारत कोई बेच दे, निजीकरण कर दे, लगातार आने वाले समय में सब कुछ कर दे, इनका कोई भरोसा नहीं है। भारत मेरा, आपका और हमारा है, आम जनता का भारत है। भारत आम जनता का है तो फैसले हमें ही लेना पड़ेगा। हमें अपने वोट का अधिकार बताना पड़ेगा कि वोट में ताकत होती है, आप में ताकत नहीं है। आप जिस तरह से बढ़ रहे हैं ना, जिस तरह की आपकी प्रवृत्ति दिख रही है, वो कहीं ना कहीं तानाशाही निश्चित रूप से दिखाई देने वाली है। आपकी बार अगर आप बनो, बिल्कुल हम भी चाहते हैं, लेकिन सर तानाशाह के रूप में नहीं, एक लोकतंत्र भारत के रूप में बनो। लोकतंत्र तो बचने दो इस देश में। अगर लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा तो फिर किस काम का देश? भारत पूरे विश्व में अपनी छवि बनाए हुए कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र। क्या आने वाले समय में भारत अपनी छवि बनाएगा कि भारत सबसे बड़ा तानाशाही देश, ऐसी छवि बनाएगा? मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता। ऐसे भारत को तो मैं बिल्कुल नहीं देखना चाहता, या फिर यहां भारत में रहने वाले अंधे लोग भी ऐसे भारत को बिल्कुल नहीं देखना चाहते, क्योंकि ये तो कल्पनाओं से परे है। हम भारत की जो कल्पनाएं करते हैं वो विश्व गुरु भारत के रूप में करते हैं। जिस दिन भारत दुनिया पर राज करेगा, दुनिया को सलाह देगा, ज्ञान बांटेगा प्राचीन काल की भांति, उसी दिन मेरा भारत महान होगा। अभी तो हम विकासशील हैं सर। विकासशील होते हुए आप इतनी ज्यादा चीजों को, तानाशाही को बढ़ावा दे रहे हो। अगर विकसित हो जाते तो क्या होता? ऐसे विकसित होंगे? विकसित ऐसे होंगे क्या? आप बता दो, इन सारे फैसलों से हम विकसित होंगे? नहीं होंगे सर। आप कुछ करो, अच्छे काम करो सर, देश को ग्रो अप करने के काम करो। ऐसे नहीं कि फालतू के काम करो यार, किसी को, विपक्ष को आप जेल भेज दो या किसी के खाते सील कर दो। ये तो लोकतंत्र की एक तरह से हत्या हो रही ना। आप तो विपक्ष को इस तरह से कमजोर कर रहे हैं कि आपके सामने तो कोई खड़ा हो ही ना। ये तो गलत है यार। भारतीय जनता क्या है? भारतीय जनता तो कोई मतलब नहीं होने तो रील चलाने से फुर्सत नहीं है। अगर रील से थोड़ी बहुत फुर्सत मिलेगी तो थोड़ा बहुत सोचेंगे भाई। थोड़ा बहुत अगर वो सोचने लग जाएंगे तो ध्रुवीकरण की राजनीति आ जाएंगी। राम मंदिर बता दोगे, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाम से मैसेज कर दोगे कि मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विकसित भारत नाम से आपके व्हाट्सएप में मैसेज आएंगे। आप भारत के नाम पे प्रफुल्लित होने लग जाओगे कि भारत के नाम पर वोट देना। लेकिन किस भारत को वोट दे रहे हो? थोड़ा सोचो यार। अपनी अनभक्तों से भी मेरा निवेदन है कि थोड़ा सोचे, दिमाग पर जोर दे। कैसा भारत जा रहा है, किस दिशा में भारत जा रहा है? क्या ऐसा भारत देने वाले हो अपने बच्चों को? अपना भविष्य सोचो, अपने बच्चों का भविष्य सोचो, आने वाली पीढ़ी का भविष्य सोचो। आने वाली पीढ़ी को आप कैसा भारत देना चाहते हैं? क्या इस टाइप का भारत देना चाहते हो? क्या ऐसा भारत देना चाहते हो? क्या विकासशील भारत ही रखना चाहते हो? क्या विकसित भारत के रूप में भी सपने साकार होंगे कि नहीं होंगे? 2047 का टारगेट तो रख लिया। मुझे नहीं लगता अगर इस रफ्तार से चले और ऐसी प्रवृत्ति से हम आगे चले तो विकसित भारत छोड़ो, विकासशील से पीछे बाबा आदम के जमाने में पहुंच जाएंगे हम।
ये भारत नहीं, भारत प्रेम का देश है, वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है, भारत का देश है। यहाँ स्वार्थ की भावनाएं चलती हैं, प्रेम की भावनाएं चलती हैं। यहाँ गली गली में नदी नालों से लेकर गांवों तक हर जगह प्रेम चलता है, नफरत नहीं चलती यार। यहाँ भारतवासी एक साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। यहाँ तो किसी एक पार्टी को भारत समझ लिया और वही पार्टी आगे बढ़ती जा रही दिनों दिन, और वो इतनी सनक भरी योजनाएं लाती हैं कि क्या बताऊं मैं, कि कोई हस्तक्षेप लगाने वाला नहीं है। मतलब आप नारा देते हो 400 पार, बिल्कुल होंगे सरकार, क्योंकि आपके चंडीगढ़ चुनाव से तो हमें यही लग गया कि चंडीगढ़ जैसे मेयर के चुनाव में आप धांधली कर सकते हो, तो इतने बड़े चुनाव में तो आप 100% करने वाले हो। आपका और हमारे वोट की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ईवीएम तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है भैया, उसमें भी धांधली हो सकती है। इतना कॉन्फिडेंस के साथ जब आपको पुतिन और जेलेंस्की बुला रहे हैं इस चुनाव के बाद कि भैया हमारे देश पधारो और आकर यहां के युद्ध पर कुछ फैसला लो, युद्ध विराम पर प्रश्न चिन्ह लगा, ये हमारे लिए गर्व की बात है। बिल्कुल, आप अगर विदेश में जाते हो और दूसरे बड़े बड़े नेताएं आपका स्वागत करते तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। हम गर्व से बोल सकते हैं कि हमारा देश का प्रधानमंत्री ऐसा है। लेकिन अगर आप इस हौसले के साथ जा रहे हैं कि अपन तो जीतेंगे, जनता वोट दे या ना दे फिर भी हम जीतेंगे, या फिर इनको पता होगा कि ये तो धांधली करके जीत जाएंगे तो इन्हें तो बुला ही ले, अगर ऐसा है तो मैं कतई ऐसा नहीं चाहता कि आप इस तरह से प्रधानमंत्री बने रहे। आप बने रहे, बहुत अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं कि आप वापस प्रधानमंत्री बने, लेकिन इस तरह से बने रहे और तानाशाही प्रवृत्ति के साथ बने रहे तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि इस तरह से कोई प्रधानमंत्री इस देश में बना रहे। यह भारत का देश है और जहां पर जनता ही फैसला करती है और जनता ही सर्वोपरि है, तो देश की जनता जागो। अगर रील देखने में अब भी लग गए और अब भी नहीं जागे ना, इस देश में आने वाले समय में गुलामी का तो पता नहीं, लेकिन तानाशाही के रूप में यहां देखे जाएंगे। जिस प्रकार अंग्रेजों की गुलामी तो आप थोड़ी कम लगी होगी, लेकिन जब तानाशाही आएगी ना तब पता चलेगा इस देश में। अभी तो पेपर लीक से 15 लाख में बिक रहा है, 5-5 लाख में बिकेंगे। यहां पर कोई पढ़ा लिखा नहीं बचेगा, कोई हॉस्पिटल नहीं बचेगी, किसी नाम की कोई टेक्नोलॉजी नहीं बचेगी। यहां पर सिर्फ बचेगी मिसाइलों की बात होगी, आतंकवाद की बात होगी, किसने किसको मारना है, पाकिस्तान पर कब हमला करना है, चीन पर कब युद्ध लड़ना है, इसी के नाम पर आपको उकसाया जाएगा और आप जैसे लोग उकसेंगे कि हम लड़ेंगे। अरे भैया, जब खाने को अन्न नहीं बचेगा, पीने को पानी नहीं बचेगा, एनवायरमेंट से लगातार हम समझौता नहीं कर पा रहे, तो क्या बचेगा हमारे पास? किससे लड़ोगे आप? पाकिस्तान जैसा हाल हो जाएगा, उत्तर कोरिया जैसा हाल हो जाएगा, जहां पर डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है। क्या आप ऐसे ही भारत को चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो बिल्कुल आपका स्वागत है प्यारे भारतवासियों। आप ऐसे ही भारत को चाहते हो तो ऐसे ही भारत के ऊपर वोट देना। अगर नहीं चाहते तो क्षेत्रवाद और धर्म और राजनीति दुनिया भर की फालतू बातों पर वोट ना देकर विकास के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, रोजगार के नाम पर, किसान आंदोलन के नाम पर, इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर वोट दें। बाकी मैं आप सभी से माफी चाहता हूं अगर मेरे शब्दों के जो द्वारा किसी को हाथ पहुंची हो किसी भी प्रकार की, या किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप लगा हो आपकी सोच पर, तो मुझे माफ करना। मैं सिर्फ और सिर्फ इस देश का आम नागरिक हूं जो दुखित भाव से इस देश की जनता से अपील करने आया हूं कि अब तो जाग जाओ, गहरी नींद से जाग जाओ। और अभी नहीं जागे ना तो गुलामी की जंजीरें गूगल डाले या ना डाले, अंग्रेजों ने डाली ना डाली, लेकिन आने वाले समय में आपके पैरों में गुलामी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और आपकी आवाज अभी अगर आपने आवाज नहीं उठाई ना, तो आने वाले समय में आपकी आवाज उठने से पहले ही दबा दी जाएंगी। अभी तो नेताओं के ऊपर ये डंडा चल रहा है, जब बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को नहीं छोड़ा जा रहा है तो आम जनता की औकात क्या है? क्या पता मैं कल मिलूं या ना मिलूं, यहां पर मुझे पता चले जेल में डाल दिया गया, भले ही मुझे जेल में डाल दिया जाए या कहीं पे भी डाल दिया जाए, लेकिन मैं भारतवासी और सच्चा हिंदुस्तानी हूं। और मेरी आत्मा ये नहीं मानती, इस टाइप के कृत्य देखते हुए मेरी आत्मा बिल्कुल ये सहन करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे कुछ भी हो। मेरा भारत महान है, मैं महान भारत के रूप में अपने भारत को देखना चाहता हूं। बिल्कुल आने वाले समय में तानाशाही भारत के रूप में बिल्कुल भारत को नहीं देखना चाहता। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।